एक ब्लैक पैंथर हिरणों के झुंड में घुस जाता है, लेकिन उन पर हमला नहीं करता क्योंकि जंगल में एक सख्त कानून है। जब पानी का लेवल 20 रॉक से नीचे चला जाता है तो समझ लिया जाता है कि सूखा मौसम शुरू हो गया है और उस वक्त किसी भी मांसाहारी जानवर को शिकार करने की इजाजत नहीं होती। अगर कोई नियम तोड़े तो वो पूरे जंगल का दुश्मन बन जाता है। इसी वजह से सारे जानवर एक ही तालाब पर पानी पीने आते हैं बिना किसी डर के, शांति से। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। जंगल का राजा वहाँ पहुंच जाता है। वो पानी पीने नहीं आया होता, वो एक छोटे लड़के का शिकार करने आया होता है, क्योंकि कभी उस लड़के के पिता ने एक बाघ की आंख फोड़ दी थी। जंगल के नियम और भेड़ियों के झुंड की मौजूदगी की वजह से बाघ उस वक्त हमला नहीं करता, लेकिन जाते जाते वो भेड़ियों को धमकी देता है, सूखा खत्म होगा, बारिश आएगी, और उसी दिन इस लड़के की मौत भी लिखी होगी। कुछ ही समय बाद बारिश का मौसम लौट आता है, लेकिन बाघ की बात भेड़ियों के दिल में बैठ जाती है। पूरा झुंड बेचैन हो जाता है। भेड़ियों के बीच पला बढ़ा वो लड़का उनकी बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि उसकी वजह से सब खतरे में है। वो जंगल छोड़ने का फैसला कर लेता है। काला पैंथर, जो उसका गुरु और रखवाला होता है, जानता है कि अब सिर्फ इंसान ही उस लड़के को बचा सकते हैं। लड़का अपनी माँ जैसी भेड़िया को अलविदा कहता है और इंसानी दुनिया की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जाता कि ब्लैक पैंथर किसी खतरे को महसूस कर लेता है। लड़के को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। बाघ हमला कर देता है। लड़के को वक्त दिलाने के लिए ब्लैक पैंथर पूरी ताकत से बाघ से लड़ता है, लेकिन वो बराबरी नहीं कर पाता। कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर पड़ता है। अब बाघ सीधे लड़के के पीछे होता है। लड़का जान बचाकर दौड़ता है। आगे एक ऊंची चट्टान होती है, नीचे कूदना जान बचा सकता है, लेकिन बाघ उससे भी तेज था। ऐन वक्त पर मवेशियों का एक झुंड बाघ से टकरा जाता है। बाघ लड़खड़ा जाता है और लड़के को मौका मिल जाता है। डरे हुए मवेशी इधर उधर भागते हैं। जैसे ही झुंड बिखरता है, बाघ की नजर फिर लड़के पर पड़ जाती है। लड़का छलांग लगा देता है, गाय के सींग को पकड़ लेता है और मवेशियों के साथ मैदानों में गायब हो जाता है। बाघ अपनी हार का इल्जाम भेड़ियों पर डालता है। गुस्से में वो भेड़ियों के सरदार को मार देता है और उसे चट्टान से नीचे फेंक देता है। इधर लड़का एक छोटे से द्वीप पर पहुंच जाता है, जहां वो पहले कभी नहीं आया था। अचानक उसके पैरों के नीचे एक सांप की उतरी हुई खाल दिखती है, इतनी बड़ी कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। लड़का उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाता है। माहौल धीरे धीरे और डरावना होता चला जाता है, लेकिन उसे अब भी अंदाजा नहीं होता कि वो किसके इलाके में आ चुका है। डर के मारे उसके पांव जम जाते हैं। एक विशाल अजगर चुपचाप उसके करीब आता है, लेकिन उसे तुरंत निगलता नहीं। उसकी आंखों में अजीब सी ताकत होती है। जैसे ही लड़का उन आंखों में देखता है, उसकी होश हवासी उड़ने लगती है। अजगर की आंखों के जरिए उसे अपना पूरा अतीत दिखाई देता है। उसे याद आता है कि वो बचपन से अपने पिता के साथ सफर करता रहा था। एक रात पिता ने गुफा में आग जलाई और उसी आग ने बाघ को खींच लाया। पिता ने बाघ की बाईं आंख जला दी, लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाए। घायल बाघ भाग गया। उसे गुफा में छिपे बच्चे का पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद काला पैंथर बच्चे को ढूंढ लेता है। अकेला होने की वजह से वो उसकी परवरिश नहीं कर सकता, इसलिए उसे भेड़ियों के झुंड को सौंप देता है। अब लड़का अपने दिल का राज समझ चुका होता है, लेकिन उसी पल वो एक गहरे वहम में फंस जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि विशाल अजगर उसे पूरी तरह जकड़ चुका है। ये छोटा लड़का चट्टान पर चढ़कर मधुमक्खियों का छत्ता गिराने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में छत्ते का एक बड़ा टुकड़ा चट्टान के नीचे खड़े एक जंगली सुअर से जा टकराया। उसी वक्त पास ही मौजूद एक भूरा भालू मजे से शहद चाटने लगता है। उसने सुअर के शरीर पर लगा शहद भी नहीं छोड़ा। उस लड़के का नाम मोगली था। कुछ समय पहले भूरे भालू ने उसे सांप के मुंह से बचाया था। उसी एहसान के बदले मोगली ने ढेर सारा शहद इकट्ठा करना शुरू किया और अपने शहद निकालने के तरीकों को दिन ब दिन बेहतर बनाता गया। भालू के साथ बिताया हर दिन बिल्कुल सुकून भरा और बेफिक्र होता था। एक दिन मोगली और भालू एक छोटी सी नदी में खेल रहे होते हैं। मोगली भालू के पेट पर बैठा था और भालू आराम से पीठ के बल पानी में तैर रहा था। दोनों हंसते गाते हुए नदी के बहाव के साथ आगे बढ़ रहे थे कि अचानक किनारे की झाड़ियां हिलने लगी। दोनों चौकन्ने हो गए। भालू ने इशारे से मोगली को अपने पीछे छिपा लिया। धीरे धीरे पास जाकर देखा तो सामने एक काला पैंथर खड़ा था। उसने मोगली की खुशबू सूंघते सूंघते यहाँ तक उसका पीछा किया था। पैंथर ने साफ कहा कि मोगली को तुरंत इंसानों के गांव वापस जाना होगा, मगर मोगली लौटना नहीं चाहता था। वह पैंथर को अपनी गुफा तक ले गया और अपनी सारी मेहनत दिखाने लगा। उसने लताओं से रस्सियां बनाना सीख लिया था और शहद से गुफा का आधा हिस्सा भर चुका था। फिर भी पैंथर का गुस्सा कम नहीं हुआ और वह मोगली को गांव भेजने पर अड्डा रहा। भालू के बहुत समझाने पर पैंथर ने फैसला किया कि अगले दिन मोगली को वापस ले जाएगा। उसी रात मोगली ने हाथियों की दर्द भरी चिंगाड़ सुनी। आवाज का पीछा करते हुए उसने देखा कि एक हाथी का बच्चा गहरे गड्ढे में फंस गया है और बाहर नहीं निकल पा रहा। पूरा हाथी परिवार परेशान होकर चिंगाड़ रहा था। मोगली फौरन गुफा में लौटा, अपनी बनाई हुई लताओं को लाया और रात खत्म होने से पहले पहले हाथी के बच्चे को बाहर निकाल लिया। दूर खड़े भालू और पैंथर ये सब देख रहे थे। भालू को उम्मीद जगी कि शायद अब पैंथर मोगली को गांव नहीं भेजेगा, लेकिन पैंथर ने बताया कि एक खूंखार बाघ मोगली का पीछा कर रहा है और उसने उस भेड़ियों के राजा को भी मार डाला है जो उसकी हिफाजत करता था। अब मोगली का जंगल में रहना बहुत खतरनाक हो गया था। गांव वापस भेजना तय था। पैंथर ने भालू से कहा कि मोगली को समझाए ताकि वह बिना किसी पछतावे के चला जाए। भारी मन से भालू ने मोगली से झूठ कहा कि वे कभी दोस्त नहीं थे और उन्होंने उसे सिर्फ शहद इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया। ये सुनकर मोगली का दिल टूट गया। वह अकेला रहने के लिए एक पेड़ के तने पर चढ़ गया। तभी एक शरारती बंदर आ गया और मोगली उसे भगाने की कोशिश करने लगा। उसी पल ऊपर से काले पंजों की एक जोड़ी आई और उसे जकड़ लिया। अचानक छोटे लड़के को काले हाथों की एक जोड़ी ने जकड़ लिया। उसी पल बंदरों का एक बड़ा झुंड सामने आ गया। वो लड़के को एक दूसरे के हवाले करते हुए फुर्ती से आगे बढ़ते गए और उसे अपने साथ ले गए। शोर सुनते ही भालू और ब्लैक पैंथर तेजी से उनके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वो पेड़ों के पास पहुंचे साफ समझ आ गया कि ये इलाका बंदरों का है। इतने भारी भरकम जानवर वहाँ ज्यादा दूर तक उनका पीछा नहीं कर सकते थे। उसी वक्त उनके सामने एक चौड़ी और तेज बहती नदी आ खड़ी हुई। ये देखकर कि बंदर बचकर निकल रहे हैं, भालू बिना एक पल सोचे तेज बहते पानी में कूद पड़ा। उसके भारी शरीर से पानी उछल पड़ा और वही मौका ब्लैक पैंथर के लिए एक तरह का स्प्रिंग बोर्ड बन गया। तब तक बंदर लड़के
को एक ऊंची चट्टान की चोटी तक ले जा चुके थे और फुर्ती से ऊपर चढ़ गए थे। दोनों जानवर सही वक्त पर वहां पहुंच तो गए, लेकिन सामने खड़ी चट्टान उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई। ब्लैक पैंथर को अच्छी तरह पता था कि भालू पेड़ों पर भी नहीं चढ़ सकता, तो इस खड़ी चट्टान को पार करना तो और भी मुश्किल था। उसने अकेले आगे जाने का फैसला किया, लेकिन भालू ने साथ जाने पर जोर दिया क्योंकि लड़का उसका बहुत अच्छा दोस्त था। जिंदगी में इससे पहले कभी न चढ़ने के बावजूद भालू ने अपने डर को दबाया और दोस्त के लिए खड़ी चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया। इसी बीच लड़के को पहाड़ की चोटी पर बने एक पुराने और परित्यक्त महल में लाया गया, जिसे शायद बहुत पहले इंसानों ने बनाया होगा। बंदर उसे महल के सबसे भीतरी हिस्से में ले गए, जहाँ चारों तरफ अलग अलग तरह के फल और औजार पड़े हुए थे। लड़का हैरानी और जिज्ञासा से चारों ओर देखने ही लगा था कि अचानक बंदरों को कुछ बेहद भयानक दिखाई दिया। वो डर के मारे एक तरफ छिप गए। तभी लड़के के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ निकला और जमीन से फल उठा लिया। सामने एक विशालकाय बंदर था जिसका एक ही सपना था, पूरे जंगल पर राज करना। हालांकि उसके पास एक बेहद जरूरी चीज की कमी थी, आग। आग जो सिर्फ इंसान ही बना सकते थे। इसी वजह से लड़के को यहाँ लाया गया था। लेकिन लड़का तो भेड़ियों के बीच पला बढ़ा था, उसे आग जलाने का कोई ज्ञान नहीं था। ये बात जानकर बड़े चेहरे वाला बंदर गुस्से से तमतमा उठा। उसने लड़के पर चिल्लाते हुए उससे तुरंत आग देने को कहा। उसी नाजुक पल में जैसे ही लड़के ने बंदर की तरफ देखा, भालू वहाँ आ पहुंचा। उसने बंदर का ऐसे स्वागत किया जैसे वो उसका कोई पुराना दोस्त हो, जबकि हकीकत में वे पहले कभी नहीं मिले थे। दरअसल ये सब भालू की सोची समझी योजना थी। वो बंदर का ध्यान अपनी तरफ लगाए हुए था और ब्लैक पैंथर चुपचाप लड़के को वहाँ से निकाल ले गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था और लड़का बंदर की नाक के नीचे से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन तभी एक छोटे बंदर की नजर उस पर पड़ गई। उसने जोर से चिल्लाकर विशाल बंदर को बताया और बंदर ने उन्हें पीछा करने का हुक्म दे दिया। हालांकि ये छोटे बंदर ब्लैक पैंथर और भालू का सामना नहीं कर सकते थे। ये समझते ही विशाल बंदर ने खुद ही लड़के को पकड़ने के लिए मामला अपने हाथों में लेने का